ये एक सबसे बड़ी भ्रांति है कि डिप्रेशन जो है उसका एक बार इलाज चालू हो गया तो फिर कभी उसका इलाज बंद नहीं होगा। ये एक सबसे बड़ी भ्रांति है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मानसिक रोगों में अगर जो बीमारी है जो पूरी तरह से ट्रीटेबल है और जिनमें इलाज भी बंद होता है, उसमें से एक बीमारी डिप्रेशन है। हम्म। सो डिप्रेशन जो है वो प्योरली एंड 100% ट्रीटेबल है एंड जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। नमस्कार एंड वेलकम। हमारी ये जो सीरीज है क्रिएटिंग बेटर इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ, इस पे हम अभी तक स्ट्रेस और एंजाइटी पे बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन पे, और इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ फिर हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर नितिन मलिक, जो कि एक साइकेट्रिस्ट हैं और रायपुर में प्रैक्टिस करते हैं, और 20 सालों से ज़्यादा हो गया उनको प्रैक्टिस करते हुए, और 2 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स को ये स्वास्थ्य लाभ दिला चुके हैं। वेलकम नितिन सर। नमस्कार, नमस्कार नितिन जी। एंड सर, थैंक यू अगेन फॉर गिविंग योर टाइम। एंड और थैंक आज यू सर, अगेन फॉर हैविंग मी ऑन योर इंटरव्यू। थैंक यू सर। सर, आज हम डिप्रेशन पे बात करेंगे जी डिटेल हाँ। में। जैसा हमने पहले भी बात किया कि लोग आम भाषा में यूज़ करते हैं, मैं डिप्रेस्ड हूँ, हुँ, लेकिन शायद डिटेल जानकारी नहीं होती है। एंड आई हुँ। थिंक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में एक बहुत सीरियस इशू है डिप्रेशन, जी हाँ, राइट? तो सबसे पहले सर ये जानना चाहूँगा कि डिप्रेशन कहते किसे हैं, हाँ, और इसका हमारी लाइफ में क्या रोल है? हाँ। देखिए पहले तो मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि डिप्रेशन जो रहता है या डिप्रेशन जो लोग यूज़ करते हैं वर्ड को वो एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन के बारे में बात करते हैं। ओके। जैसे बहुत सारे अलग-अलग ह्यूमन इमोशंस होते हैं, वैसे डिप्रेशन भी एक ह्यूमन इमोशन है। ये एक फीलिंग है जिसके बारे में लोग बात करते हैं। एक ऐसी फीलिंग जिसको जो कि आदमी महसूस करता है जबकि अ, वो उसके साथ जीवन में कुछ ऐसी घटना होती है जो कि शायद खराब होती है या बुरी होती है या फिर उसको अच्छी नहीं लगती है, तो उसको जो महसूस होता है उसको वो डिप्रेशन बोलते हैं। कॉमनली लोग जी। इस तरह की फीलिंग को डिस्क्राइब करने के लिए डिप्रेशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। डिप्रेशन एज़ जो हम एज़ अ साइकियाट्रिस्ट जो यूज़ करते हैं डिप्रेशन को वो थोड़ा-सा इससे भिन्न होता है या जी। थोड़ा-सा इससे अलग होता है। एज़ अ साइकियाट्रिस्ट हम डिप्रेशन जो है उसको हम एक सिर्फ़ एक इमोशन को नहीं, एक पर्टिकुलर मूड स्टेट, एक पर्टिकुलर बिहेवियरल चेंज जो होता है, ओके। जो कि इस इमोशन के डिस्फंक्शन की वजह से होता है, हम उसको बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये इमोशन तो सारे लोग महसूस करते हैं। जब भी ये इमोशन एक नॉर्मल इमोशन है, ये आप महसूस करेंगे जब भी आपके साथ कुछ खराब होगा। लेकिन जब अ, ये इमोशन जो है कई प्रकार के बदलाव लाता है और ये आउट ऑफ हैंड होने लगता है, तब हम इसको डिप्रेसिव डिसऑर्डर या एक डिप्रेशन की बीमारी बोलते हैं। ओके। तो जनरली डिप्रेशन लाइक एनी अदर ह्यूमन इमोशन एक ह्यूमन इमोशन है, बिल्कुल। राइट? तो जैसा सर आपने डिसऑर्डर की बात करी, तो डिप्रेशन फ़ील तो सबको ही होगा। आई जी थिंक हाँ, मुझे बुरा लगा, कहीं डेथ हो गई या कुछ ब्रेकअप हुआ, तब बिल्कुल। मैं ये इमोशन को फ़ील कर सकता हूँ, जो जी हाँ, बुरा लगना हम आम भाषा में बोलते हैं। जी। अब आपने सर एक टर्म यूज़ किया कि ये होना सबको है। हुँ। ये डिसऑर्डर का रूप कब ले लेता है? मैं कैसे हाँ। आइडेंटिफ़ाई करूँ कि नाउ अब ये डिसऑर्डर हो गया है? हाँ, अब ये सवाल कि हमको ये एक बीमारी का रूप ये कब ले रहा है और कब जो है हमें हम इसको डिसऑर्डर बोलें या कब हम इसके लिए प्रोफ़ेशनल हेल्प सीक करें एग्ज़ैक्टली। ये हम कैसे पहचानें? जी। देखिए नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस जो रहते हैं वो हर किसी को महसूस होते हैं और नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस के लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत अमूमन नहीं होती है और ये ऐसी चीज़ें रहती हैं जो कि अपने आप ही कुछ समय में ठीक हो जाती हैं। सपोर्ट से ठीक हो जाती हैं, फैमिली सपोर्ट, सोशल सपोर्ट, फ्रेंड्स के सपोर्ट इनसे ठीक हो जाती हैं। ये नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस होती हैं। डिसऑर्डर इमोशंस का तब बोलते हैं जब वो कुछ क्राइटेरियाज़ को सैटिस्फाई करती जी। हैं, यानी एज़ अ साइकियाट्रिस्ट मैं अगर बोलूँ तो हम इसको साइंटिफिक वे में देखेंगे तो कुछ क्राइटेरियाज़ को सैटिस्फाई करेंगी। बड़े बेसिक आपको क्राइटेरियाज़ मैं समझाना चाहूँगा बिल्कुल जो कि सर। कोई भी आदमी अपने से समझ सकता है। बहुत डिटेल्ड साइंटिफिक रूप में नहीं जाना चाहूँगा। जी, जी, बिल्कुल सर। जो क्राइटेरियाज़ आप
एक किसी डिसऑर्डर को पहचानने में, आप इमोशनल डिसऑर्डर को पहचानने में कर सकते हैं कि क्या आपका जो इमोशनल डिसऑर्डर है, उसके पीछे जो कोई कारण है कि नहीं है। अगर मुझे डिप्रेशन महसूस हो रहा है, तो डिप्रेशन महसूस होने के पीछे कोई कारण है कि नहीं है। अगर वो बिना कारण के महसूस हो रहा है मुझे, तो वो एक डिसऑर्डर हो सकता है। जी सर, बहुत यहाँ ठीक है? इंटरप्ट करूँगा। काउंसलिंग में बहुत सारे पेशेंट्स के साथ जब हम बात करते हैं या क्वेश्चनिंग करते हैं, तो वो कई बार कॉज़ नहीं पहचान पाते हैं, बट बोलते हैं, "सर, अच्छा नहीं लग रहा है, बुरा लग रहा है।" यस। और कंटिन्यूअसली वो स्टेट बहुत लंबे समय तक बनी जी। हुई है। एक तो ये हुआ। दूसरा, अगर कारण है, तो क्या आपकी जो डिप्रेशन की इंटेंसिटी है, उस कारण से नॉर्मली एक्सप्लेन होती है कि नहीं होती? क्या आपको जीवन में पहले भी इसी प्रकार के कारणों से इतनी ही इंटेंसिटी का डिप्रेशन होता था, कि अभी जो आपको डिप्रेशन हो रहा है, ये उससे कहीं ज़्यादा इंटेंसिटी का डिप्रेशन सर, महसूस हो रहा इसको है? एक अगर रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल आप दे पाएँ यहाँ पे, तो बहुत ईज़ी रहेगा ऑडियंस को समझने में। देखिए, जैसे कि मान के चलिए कुछ अ अ, छोटी-सी इंसिडेंट हुआ, मान के चलिए जीवन में कोई बहुत छोटा-सा बात हुई, बॉस ने डाँटा, जी। नॉर्मल सी चीज़ है। कुछ बात गड़बड़ हो गई, नॉर्मल सी चीज़ है, बॉस ने डाँटा। लेकिन मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मुझे अगले दिन ऐसा लग रहा है मैं उसकी वजह से 1 महीने तक जॉब में नहीं जा रहा हूँ और ओके, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मर जाना चाहिए, ओके। ठीक है? तो अब जो मुझे वो इमोशन है ना? बॉस ने डाँटा, नॉर्मल चीज़ है, मेरे को नहीं, सबको डाँटते हैं इन सब चीज़ों के लिए। पहले भी मुझे डाँटा हुआ था, लेकिन पहले मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। लेकिन अभी इतना महसूस ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं 1 महीने से काम पे जाने की इच्छा नहीं हो रही मेरी, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो एकदम नकारा हूँ और मुझे मर जाना चाहिए। तो डिप्रेशन की इंटेंसिटी इन कंपैरिजन टू दिस द फैक्टर व्हिच हैज़ कॉज्ड द डिप्रेशन इज़ टू हाई। तो तो सर, ये एक डिसऑर्डर के का संकेत हो सकता है। तीसरा, वो फैक्टर हट गया है, उसके बाद भी मेरा मूड स्टेट कंटीन्यूअसली वैसे ही चल रहा है, ठीक ओके। है? कुछ बात हुई, मेरे को खराब लगा, वो बात सुलझ गई, खत्म हो गई, उसके बाद भी मेरा मूड वापस नॉर्मल नहीं आ रहा है, बल्कि और गहरा होता जा रहा चला है है। उसी प्रकार से। तो ये एक डिसऑर्डर का संकेत हो सकता है। तो ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है। एंड एक चीज़ और, मेरे डिप्रेशन की इंटेंसिटी जब बढ़ती है किसी भी वजह से, यानी अगर वो डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो रही है, तो वो मेरे नॉर्मल फंक्शंस को हाँ, इफ़ेक्ट करना चालू करेगी। ओके, मेरे नॉर्मल फंक्शंस मतलब मेरी डे टू डे एक्टिविटीज़, मेरे जो नॉर्मल जो जो काम रहते हैं, उनको इफ़ेक्ट करना चालू कर रही है क्या? क्या वो मेरी नींद को इफ़ेक्ट कर रही है? क्या वो मेरी ओके। भूख को इफ़ेक्ट कर रही है? क्या वो मेरे रिलेशनशिप्स को इफ़ेक्ट कर रही है? पहले मैं लोगों के साथ मिलना-जुलना पसंद करता था, आजकल नहीं कर रहा हूँ। पहले मैं रोज़ जिम जाना पसंद करता था, आजकल मेरी इच्छा नहीं हो रही जाने की। पहले मैं जो है बुक पढ़ता था, पेट के साथ खेलता था, हाँ, आजकल बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है। मेरी इच्छा होती कमरे में बंद होके पड़े रहो बस, सोचते रहो। तो मेरे नॉर्मल रूटीन्स जो हैं, अपने मूड स्टेट की वजह से इफ़ेक्ट हो रहे हैं। राइट। तो मेरी लाइफ़ चेंज हो रही है उसकी वजह से फॉर द वर्स। तो इसका मतलब ये मूड स्टेट जो है, अब एक नॉर्मल मूड स्टेट स्टेट नहीं नहीं है, है। ये अब एक डिसऑर्डर का रूप ले रहा है। तो ओके। इस तरीके से कोई भी इंसान पहचान सकता है, या घर वाले पहचान सकते हैं कि किसी इंसान का मूड स्टेट जो है, वो नॉर्मल है, कि ये एक एब्नॉर्मल या बीमारी का रूप ले रहा है। ओके। सर, आपने सिम्पटम्स बताए बहुत क्लियरली, बट जब मैं उस स्टेट में रहूँगा, तो ये सब कुछ होगा मेरे साथ में। जी। तो ये कितना टाइम फ्रेम कब तक मैं मान के चलूँ कि भई एक एपिसोड हुआ, 10-15 दिन में मुझे नॉर्मल हो जाना चाहिए था, मैं नहीं हुआ। अब हुँ। वो 15-20 दिन बाद हुआ, किसी को 1 महीने बाद, कब मैं जानूँ कि यार इतना टाइम बीत चुका है, अब अपने आप नहीं होगा, अब मुझे प्रोफ़ेशनल हेल्प की ज़रूरत है। तो कोई टाइम फ्रेम दे सकते हैं क्या देखिए, हम इसको? अगर हम अब आप टाइम फ्रेम की बात करते हैं, तो मैं क्राइटेरियाज़ की बात करूँगा। हम अगर साइकियाट्री में हम देखें, तो हम कुछ क्लासिफ़िकेशंस को फ़ॉलो करते हैं। उन क्लासिफ़िकेशंस में बड़े सेट क्राइटेरियाज़ हैं कि ओके, आपको इन क्राइटेरियाज़ को फ़ॉलो करना है, किसी पेशेंट को आपको डायग्नोज़ करने के लिए कि उसको ये प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो अगर हम उन क्राइटेरियाज़ की बात करें, भले ही हम आईसीडी की बात करें, भले ही हम डीएसएम की बात करें, है ना? तो एक रफ़ टाइम फ्रेम जो है वो 2 वीक्स का दिया गया है, ठीक ओके, है? तो अगर किसी इंसान को
डिप्रेशन के मैं आपको पहले कुछ सिम्पटम्स बताना चाहूँगा जिसको हम 3 कार्डिनल सिम्पटम्स ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। वो होता है एक पहला कि परवेसिव लो मूड, मतलब कि इंसान का लगातार जो मनोस्थिति है 24 घंटे में अगर आप उससे पूछेंगे तो वो बोलेगा लगातार मेरी मनोस्थिति हमेशा दुःख की या तनाव की ही रहती है, मैं खुशी महसूस ही नहीं कर रहा हूँ। तो इसको परवेसिव लो मूड बोलते हैं। तो एक तो ये रहता है। दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं एनहेडोनिया। एनहेडोनिया का मतलब होता है कि उस इंसान को जो प्लेज़रेबल एक्टिविटीज़ रहती हैं, जिनको पहले एन्जॉय करता था, आजकल वो एन्जॉय नहीं करता है। पहले वो अपने पेट के साथ खेलना एन्जॉय करता था, आजकल मज़ा नहीं आता। पहले दोस्तों के साथ उसको घूमने में इंटरेस्ट था, आजकल इंटरेस्ट नहीं आती। पहले जो है वो बुक पढ़ना उसको उसके लिए इंटरेस्टिंग था, आजकल उसको इच्छा ही नहीं होती है। तो जो प्लेज़रेबल एक्टिविटीज़ में जो पहले वो एंगेज करता था, आजकल उसको बिल्कुल उन चीज़ों में भी मज़ा नहीं आ रहा है। इसको बोलते हैं एनहेडोनिया। और तीसरा होता है एनर्जिया। एनर्जिया मतलब लॉस ऑफ एनर्जी। तो जो एनर्जी रहती है इंसान की, उसको हमेशा थका-थका सा महसूस होता है और रात में सो भी लेगा तो भी दिन भर उसको थकान महसूस होती है। तो ये 3 कार्डिनल सिम्पटम्स ऑफ डिप्रेशन है। ओके। इसके अलावा बहुत सारे सिम्पटम्स डिप्रेशन के और रहते हैं, जैसे कि नींद कम हो जाना, भूख कम हो जाना, कई बार बढ़ भी जाती है, नींद और भूख बढ़ भी जाती है, आदमी कंपनसेटरी ज़्यादा भी करता खाता है। अ, बाकी चीज़ों में भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है ना? तो इस प्रकार के अन्य और सिम्पटम्स होते हैं, हमेशा रोने की इच्छा होना, हाँ, ये नकारात्मक सोच आना, डिप्रेसिव कॉग्निशंस जिनको हम बोलते हैं, डिप्रेसिव सोच। इस प्रकार की सोच जो है हमेशा आना, नकारात्मक सोच। और ये सोच ना सिर्फ़ अ, अभी के बारे में होती है, बल्कि पुरानी बातों के बारे में भी होती है और भविष्य को भविष्य के लेके भी बारे में। होती है। ट्रू, ट्रू। तो आदमी की सोच जो रहती है, वो नकारात्मक होने और लगती है, उसको रीज़न समझ नेगेटिव। नहीं आता कहाँ से हो रहा है और क्यों हो नेगेटिव, रहा है। एग्ज़ैक्टली। तो नेगेटिव थिंकिंग आनी चालू हो जाती है उसको। तो ये सारे जो सिम्पटम्स आते हैं, ये अगर पिछले आप 2 हफ्ते से लगातार देख रहे हैं और आपको इसके पीछे कोई कारण नहीं समझ में आ रहा है, या जैसे मैंने बोला था कारण है, लेकिन आपकी जो मूड स्टेट है वो उससे कहीं ज़्यादा हुँ। है, कहीं ज़्यादा डिप्रेस्ड दैट्स राइट। है ना? या कारण था और अब खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी पिछले 2 हफ्ते से आपकी मूड स्टेट इम्प्रूव नहीं हो रही है। तो हम ये बोलेंगे कि आप एक डिप्रेसिव डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं और अब आपको प्रोफ़ेशनल हेल्प की ज़रूरत है और आपको जो है ट्रीटमेंट लेना चाहिए, इवैल्यूएट होना चाहिए और ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि लोग मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं, जब हम उनसे पूछते हैं जब काउंसलिंग के लिए, जब रिलेट करते हैं, बोले सर ऐसा तो मेरे साथ कई बार हुआ है, हुँ, राइट? अब बात आती है सर कि टाइप्स ऑफ डिप्रेशन में मैं हाँ, जाऊँ, तो क्या एक ही टाइप का डिप्रेशन है कि देखिए हाँ। डिफरेंट टाइप्स हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आदमी अभी ठीक है, 2-3 महीने ठीक चला, फिर से वो अटैक आया और फिर वो उस पे चला गया। जी। डिप्रेशन जो है वो कई टाइप्स में डिस्क्राइब किया गया है, कई टाइप्स का बताया गया है। अ, जो जैसा मैंने क्लासिफ़िकेशन की बात करी, जिनको हम कॉमनली फ़ॉलो करते हैं, अगर हम उन क्लासिफ़िकेशन में जाएँ, वैसे तो क्लासिफ़िकेशन साइकियाट्री में और डिप्रेशन के टाइप्स बहुत तरीकों से किया गया है, बट हम जो कॉमनली कॉमन क्लासिफ़ाई एक करते आदमी हैं समझ कॉमन, रहा हूँ। जी। अगर हम देखें उनमें तो राइट फ्रॉम सबसे पहली होती है कि हम एक किसी इंसान की पर्सनैलिटी डिप्रेसिव टाइप की होती है, तो वो एक डिप्रेसिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। वो डिप्रेस उसकी पर्सनैलिटी इस प्रकार की रहती है, वो पर्सनैलिटी में छोड़ देते हैं हम उसको, उसको डिसऑर्डर में नहीं देते। फिर एक होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्थाइमिया। डिस्थाइमिया एक लो ग्रेड परवेसिव डिप्रेशन, मतलब कि एक उस इंसान को हम उसके रूटीन्स में इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इंसान हमेशा बोलता है कि मुझे जीवन में मज़ा नहीं आ रहा, मैं हमेशा बोर हाँ, फ़ील जब करता भी हूँ। इंटरैक्ट करो उससे तो हाँ, मैं हमेशा ऐसे बोर फ़ील करता हूँ, मुझे कोई बहुत अच्छा नहीं नहीं लगता, लगता। लेकिन ठीक है, चल रही बाकी ज़िंदगी, दिनचर्या दिनचर्या चलती चलती रहती है रहती और है। ऐसा कई समय से और कई बहुत सालों सालों से से चल 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 रहा रहा है। ट्रू। है। इस प्रकार की प्रॉब्लम को डिस्थाइमिया बोलते हैं। फिर उसके बाद डिप्रेसिव एपिसोड आता है, या जिसको हम डिप्रेशन बोलते हैं, वो माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर लेवल का होता है। डिपेंडिंग अपॉन की इंटेंसिटी कितनी होती है, सिम्पटम्स क्या हैं, उसको माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर लेवल में क्लासिफाई किया जाता है। उसके लिए पेशेंट को हम इवैल्यूएट करते हैं और उस हिसाब से हम उसको अलग कैटेगरी में रखते हैं कि ना, इस पेशेंट को माइल्ड डिप्रेशन है, इसको मॉडरेट है, इसको सीवियर है। सीवियर डिप्रेशन अगेन साइकोटिक डिप्रेशन हो सकता है, मतलब कि पेशेंट
उसकी स्थिति इतनी ज़्यादा गंभीर हो गई है कि अब उसका लॉस ऑफ टच विद रियलिटी हो रहा है और अब उसको जो है साइकोटिक सिम्पटम्स जिनको हम बोलते हैं, कॉमन भाषा में कुछ लोग उनको बोलते हैं कि इनका माइंड जो है वो स्टेबल नहीं है, या फिर कुछ लोग पागलपन वर्ड का पागलपन। इस्तेमाल करते हैं। अ, तो उस प्रकार के लक्षण भी आने चालू हो जाते हैं, वो एक बहुत गहरे डिप्रेशन का संकेत होता है। तो ये तो कॉमन क्लासिफिकेशन हो गया। इसके अलावा जैसा आपने बोला, कई लोगों को डिप्रेशन के एपिसोड जीवन में कई बार रिपीट होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो डिप्रेशन का एपिसोड होता है, हो सकता है 2 साल बाद एक बार फिर से हो जाए, फिर 2-4 साल बाद फिर से हो जाए, तो ऐसे जीवन में कई बार होता रहता है, तो रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है। एक होता है बाइपोलर डिप्रेशन। बाइपोलर डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि डिप्रेशन भी होता है और कई बार इससे ठीक विपरीत स्थिति, जिसको मेनिया की स्थिति मैंने बोलते हैं, मैनिक एपिसोड, तो मैनिक एपिसोड्स भी आते हैं। तो पेशेंट को कभी डिप्रेसिव एपिसोड आएगा, कभी मैनिक एपिसोड आएगा और इस प्रकार से उनकी लाइफ में चलता रहता है। तो उस तरह की बीमारी को बाइपोलर डिप्रेशन बोलते हैं। इसके अलावा डिप्रेशन और कारणों से भी हो सकता है, जैसे कि नशा लेने की वजह से डिप्रेशन हो सकता है। तो उल्टा भी जो होता है क्या सर? सेकेंडरी उल्टा भी होता है, सेकेंडरी टू सब्सटेंस अब्यूज सेकेंडरी डिप्रेशन होता है। कई अ, शारीरिक बीमारियां हैं जिनकी वजह से डिप्रेशन होता है, जिनके सिम्टम में डिप्रेशन है, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में डिप्रेशन के रूप में प्रेजेंट करना, वन ऑफ द अर्लीस्ट साइंस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म कई बार डिप्रेशन होता है। पेशेंट को पता ही नहीं रहता उसको थायराइड की प्रॉब्लम है, वो तो डिप्रेशन के रूप के उसमें आता है और उसकी चेकअप होती है, पता चलता है कि उसको थायराइड की प्रॉब्लम है और उसमें थायराइड को ट्रीट करना ज़रूरी होता है। तो इसी प्रकार से और भी कई बीमारियां हैं जो कि डिप्रेशन के रूप में प्रेजेंट करती हैं। ब्रेन डैमेज जो रहता है कई बार वो डिप्रेशन के रूप में प्रेजेंट करता है। कई बार लोगों को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, ब्रेन में फ्रंटल लोब में इंजरी होती है और उसके बाद उनको डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके। सो डिप्रेशन जो है वो कई प्रकार से होता है, कई कारणों से होता है, लेकिन जिसको हम कॉमनली जो ट्रीट करते हैं, वो जनरली जो है माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर लेवल्स का डिप्रेशन रहता है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक जो कॉमन क्लासिफिकेशन जो हम यूज़ करते हैं वो है माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर लेवल में हम क्लासिफाई करके फिर उसका ट्रीटमेंट हम करते हैं। तो सर बहुत अच्छे से आपने टाइप्स ऑफ डिप्रेशन के बारे में बताया। हम लोगों को तो ऐसा लगता है आम व्यक्ति को डिप्रेशन मतलब सिर्फ डिप्रेशन होता है। इतने मल्टीपल उसके डिफरेंट शेड्स हैं, ये आपने बताया। अब सर हम चलते हैं ट्रीटमेंट की जी। तरफ। पहला सवाल, क्या ये ट्रीटेबल है? क्योंकि आम व्यक्ति ये जानता है, ऐसा बोलता है कि यार एक बार ये बीमारी हो गई ना, तब आप जीवन भर के लिए हो गई, जी। बस। तो क्या ये ट्रीटेबल है? नंबर 1। जी। दूसरा, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फिर क्या होना चाहिए? जी। देखिए, ये एक सबसे बड़ी भ्रांति है कि डिप्रेशन जो है उसका एक बार इलाज चालू हो गया तो फिर कभी उसका इलाज बंद नहीं होगा। ये एक सबसे बड़ी भ्रांति है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मानसिक रोगों में अगर जो बीमारी है जो पूरी तरह से ट्रीटेबल है और जिनमें इलाज भी बंद होता है, उसमें से एक बीमारी डिप्रेशन है। हुँ। सो डिप्रेशन जो है वो प्योरली एंड 100% ट्रीटेबल है। एंड जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। डिप्रेशन को इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज़ अ व्हाइट एलिफेंट इन द रूम। सो एक इंग्लिश इडियम का इस्तेमाल किया जाता है, डिप्रेशन इज़ अ व्हाइट एलिफेंट इन द रूम। तो इसका मतलब यही समझाया गया है, व्हाइट एलिफेंट इन द रूम मतलब कि एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में सब जानते हैं, है ना? कि ये यहाँ है, बट उसके बारे में कोई बात नहीं करना बात नहीं चाहता। करना। सो आपके परिवार में अगर किसी को प्रॉब्लम है, तो आपको पता है, आपको दिख रहा है कि उसको प्रॉब्लम है, बट उसके बारे में आप बात नहीं करना चाहते हो। ना पेशेंट उसके बारे में बात करना चाहता है, ना रिलेटिव्स उसके बारे में बात करना चाहते हैं। और यही इग्नोरेंस जो है, बीमारी को इस लेवल तक पहुँचा देता है कि फिर उसके ट्रीटमेंट में भी उतना ही समय लगता है। सो जितना अर्ली ट्रीटमेंट होगा, उतना ही अर्ली उसका जो है उपचार होगा, उतना ही जो अर्ली है उसमें इम्प्रूवमेंट्स आएँगे, उतना ही पेशेंट जो है बेनिफिट करेगा और उतनी जल्दी ट्रीटमेंट बंद भी होगा।
और जितना डिले होगा ट्रीटमेंट में उतना ही पेशेंट को डिस्फंक्शन ज़्यादा होगा, उतना ही पेशेंट की लाइफ प्रॉब्लमैटिक रहेगी और उतना ही ट्रीटमेंट भी जो है वो लंबा रहेगा। ये तो बेसिक चीज़ है, ठीक है? अब जहाँ तक इसके उपचार के लिए क्या करना चाहिए या जैसा आपने पूछा कि ये लोग सर बहुत सारी अदर चीज़ें पहले पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, फर्स्ट थिंग करते तो तो इधर-उधर एक्सेप्टेंस। फालतू चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा देते हैं, देखिए अब झाड़-फूँक तक करवाते हैं। बिल्कुल, अब अपने पहले भी डिस्कशंस में मैंने ये जी चीज़ सर। बोली है कि पहली चीज़ जो होनी चाहिए वो है एक्सेप्टेंस एंड देन उसके बाद आता है कि उस एक्सेप्टेंस के लिए हेल्प सीकिंग नेचर आता है। तो जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगा तब तक हेल्प नहीं सीक करेगा आदमी और जब तक हेल्प सीक नहीं करेगा तब तक उसको उसका क्योर नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट चीज़ है कि पहले एक्सेप्टेंस आनी ज़रूरी है। अब होता क्या है कि जिस इंसान को डिप्रेशन है, उसके अंदर एक नेगेटिविज़्म आ जाता है, एक नकारात्मकता आती है। तो उसकी मूड स्टेट ऐसी रहती है कि उसके अंदर उसको कहीं होप नहीं दिखाई देती है। देखिए डिप्रेशन क्या रहता है ना, डिप्रेशन मैं जैसे अपने सारे पेशेंट्स को ही बोलता हूँ या उनके रिलेटिव्स को समझाने के लिए बोलता हूँ। डिप्रेशन को आप ऐसा समझिए जैसे कि आँख के सामने काला चश्मा लग गया, तो दुनिया काली दिखाई काली देती है। दुनिया काली नहीं है। आपके आँख के सामने काला चश्मा लग गया तो दुनिया पूरी काली दिख रही है। अब जिसके आँख के सामने काला चश्मा लगा है, उसको दुनिया काली दिख रही है, तो उसको कहीं होप नहीं दिखाई देता। तो जिस इंसान को पूरे समय ऐसा ही महसूस हो रहा है कि कहीं होप नहीं है, कहीं कोई इलाज नहीं है, कहीं कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता, तो वो हेल्प सीकिंग के लिए भी नहीं जाता है, खुद से कभी नहीं आता है। खुद से नहीं आता है। तो ये चीज़ें होती हैं धीरे-धीरे डिप्रेशन बढ़ने पर, ठीक है? सो ये एक प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज़ क्या रहती है कि जिन लोगों को डिप्रेशन रहता है, डिप्रेशन ग्रेजुअली धीरे-धीरे बढ़ता है। डिप्रेशन ऐसा नहीं है कि एक दिन में अचानक से आ जाता है, इट्स इट्स अ स्लो ग्रोइंग प्रोसेस। तो पेशेंट के अंदर भी जो बिहेवियरल चेंज आता है, वो भी स्लोली आता है। तो जब शुरू में पेशेंट के अंदर बिहेवियरल चेंज आता है, तो अमूमन जो रिएक्शन उनके साथ वालों का होता है, वो रिएक्शन जो रहता है वो जो कॉमन रिएक्शन है, वो यही रहता है कि पेशेंट को के लिए थोड़ा-सा एक तो पहले लेक्चर देना, फिर उनको थोड़ा-सा उस चीज़ के लिए आप थोड़ा डेरोगेटरी टाइप के बातें बोलना कि सपोर्टिव उतना जनरली नहीं रहते हैं, नहीं "भई रहता। तुम आजकल बड़े सुस्त हो गए हो, काम क्यों नहीं करते? निकला करो, जाया करो।" है ना? सो इस प्रकार की बातें जो हैं वो पेशेंट को बोली जाती हैं और पेशेंट उस समय जिस स्थिति में रहता है, मनोस्थिति में रहता है, तो इस तरह की बातें जो हैं वो जनरली पेशेंट को और गहरे डिप्रेशन में डाल देती हैं। क्योंकि पेशेंट जो फ़ील कर रहा है, वो उसको खुद को जो है अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो क्या फ़ील कर रहा है, क्यों फ़ील कर रहा है। ऊपर से उसको ये महसूस कराया जा रहा है कि ये जो तुम जो ऐसा बिहेव कर रहे हो, ये तुम्हारी गलती है। और जब उसको ये महसूस कराया जाता है, तो उससे उसका डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ता है, और ज़्यादा बढ़ता है। क्योंकि वो खुद जो है ऐसा फ़ील नहीं करना चाह रहा है, काउंसलिंग में वो सर इससे पेशेंट बहुत ये इससे चीज़ बाहर निकलना शेयर चाह रहा है। करते हैं। ये आपको भी शेयर शेयर किया होगा, करते हैं, बहुत सारे बहुत सारे पेशेंट्स ने फ़ील पेशेंट। किया होगा। तो ये चीज़ें जो है ना पेशेंट के डॉक्टर तक पहुँचने में करेक्ट। डिले करवाती है। पेशेंट अपनी प्रॉब्लम को फिर हाइड करता है। अपनी प्रॉब्लम को पेशेंट बताने से फिर झिझकता है, झिझकता है। क्योंकि घरवाले जो हैं उनका रिएक्शन यही रहता है, ये सब बेकार की बात है, हुँ। कोई टेंशन वेंशन नहीं है, ठीक है? तुम लेज़ी हो गए हो, है ना? तुम जानबूझ के ऐसा कर रहे हो। तो जब वो ये सुनता है, तो वो लगता है कि मैं किसको बताऊँ, ये तो प्रॉब्लम को और बढ़ा दे रहे हैं हम। है ना? अब उसको तो एक बीमारी है जो कि ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती जा रही है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ठीक है? ये दिमाग के अंदर आए हुए क्लियर कट न्यूरोकेमिकल चेंजेज़ की वजह से हो रहा है और वो ग्रेजुअली वर्सन हो रहे हैं, ठीक है? एंड एट द सेम टाइम उसको जहाँ से वो सपोर्ट सीक करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ से उसको नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे हैं, तो उसको लगता है कि यहाँ बताने का कोई कोई मतलब नहीं, तो मतलब नहीं। ग्रेजुअली उसकी बीमारी बढ़ती आती है। तो इसलिए जब तक वो ऐसी स्थिति में फिर पहुँच जाता है जहाँ की अ, उसकी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है
और फिर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर घर वालों को रियलाइज़ होता है कि नहीं, अब तो कुछ प्रॉब्लम है और अब डॉक्टर के पास ले आना चाहिए। इस वजह से डॉक्टर के पास आने में देरी होती है। ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जैसे मैंने बोला, अर्ली डॉक्टर के पास लाना ज़रूरी है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि इस बात को रिकॉग्नाइज़ करना, पेशेंट को, खुद को एंड फैमिली मेंबर्स को, एम्पैथी रखना पेशेंट के साथ, पेशेंट को समझना इस बात को कि उसको प्रॉब्लम हो रही है। अगर वो बोल रहा है उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको सीरियसली लीजिए कि उसको प्रॉब्लम हो रही है ना? एक पेशेंट हियरिंग दीजिए उसको, उसको प्रॉब्लम हो रही है। अगर ज़रूरत है ऐसा, तो एक बार कंसल्ट करिए, एक किसी प्रोफ़ेशनल से कंसल्ट सर करिए। आपने बोला डॉक्टर के पास लेके आइए, किस डॉक्टर के पास? क्योंकि आई थिंक साइकियाट्रिस्ट के पास ले, क्योंकि लोग डॉक्टर सुनते हैं फिर वो अपने जो रेगुलर फैमिली डॉक्टर्स हैं वहाँ चले जाते हैं। वहाँ पे भी ट्रायल एंड एरर होता है कुछ, हुँ। वो और चीज़ को डिले कर देते हैं। तो हू इज़ द स्पेशलाइज्ड पर्सन टू एड्रेस दिस? देखिए, अगर आप स्पेशलाइज़ की बात करें, तो स्पेशलाइज़ तो मेंटल हेल्थ प्रोफ़ेशनल होते हैं, ठीक है? कोई भी मेंटल हेल्थ प्रोफ़ेशनल हो, भले ही वो साइकियाट्रिस्ट हो, भले ही साइकोलॉजिस्ट हो, आपको एक मेंटल हेल्थ प्रोफ़ेशनल के पास जाना चाहिए इन प्रॉब्लम्स के लिए। अगर आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास भी जाते हैं, तो अ, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है? आप बिल्कुल जा सकते हैं, बट एट द सेम टाइम आपके फैमिली डॉक्टर को इतना इतना प्रोफ़ेशनल होना चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ करे और आपको प्रॉपर्ली रेफ़र करे फिर। आपको प्रॉपर्ली रेफ़र करे कि नहीं, आपको जो है ये मेरे को ट्रायल एंड एरर करने का नहीं है, आप एक कृपया एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए या एक साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए। तो चालू कहीं से भी हो सकता है इलाज, एंड पहुँचना सही जगह पे चाहिए, अंजाम पे पहुँचना चाहिए। एंड सर कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे पेशेंट कंप्लीट डिनायल में है, परिवार वाले देख रहे हैं कि प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो सिम्पटम्स आपने बताए वो दिख रहे हैं सामने बहुत क्लियरली, बहुत लंबे समय से हैं, लेकिन पेशेंट को बोलते हैं चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं, हुँ, पेशेंट तैयार ही नहीं होता है डॉक्टर के पास आने के लिए। हुँ। ऐसी परिस्थिति में परिवार वाले क्या करें? अ, देखिए, हाँ, ऐसे ऐसे कई पेशेंट्स होते हैं जो कि बिल्कुल नहीं आना चाहते हैं या एकदम डिनायल में रहते हैं, है ना? वैसे केसेज़ में अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि कंडीशन क्या है पेशेंट की, पेशेंट कितनी ज़्यादा गंभीरता है उसकी बीमारी की, उस हिसाब से डिसीज़न लेना ज़रूरी रहता है। उसके भी सेट क्राइटेरियाज़ हैं, अगर देखा जाए तो उसके भी लॉज़ हैं, उसके भी अ, पूरे क्राइटेरियाज़ हैं, आपको कैसे करना है। क्योंकि डिप्रेशन अपने आप में एक गंभीर बीमारी भी हो जाती है, इसलिए क्योंकि डिप्रेशन के कॉम्प्लिकेशंस में एक कॉम्प्लिकेशन ये भी है कि पेशेंट सुसाइडल होता है, जब अगर सीवियरली डिप्रेस्ड हो तो। सुसाइड का एक सबसे बड़ा कारण जो है वो डिप्रेशन है। डिप्रेशन है। सो अगर पेशेंट की प्रॉब्लम इतनी सीवियर है कि पेशेंट टोटल डिनायल में है, या पेशेंट बहुत सीवियरली डिप्रेस्ड है, या पेशेंट सुसाइडल है, या पेशेंट साइकोटिक है, सपोज़ कोई पोस्टपार्टम फीमेल है जिसने अभी डिलीवरी के बाद उसको डिप्रेशन हुआ है और वो साइकोटिक हो गई है, उसका माइंड एकदम से डिस्टर्ब हो गया है और वो डिप्रेशन भी उसको काफ़ी ज़्यादा है और वो आने को तैयार ऑब्वियसली नहीं। और ऐसी कंडीशंस में सेट क्राइटेरियाज़ हैं, सेट लॉज़ हैं, जो कि ये बोलते हैं कि पेशेंट के बिहाफ़ पे आप डिसीज़न लेके आप पेशेंट को एडमिट करा सकते हैं, ओके। टिल द टाइम कि पेशेंट इस लायक नहीं होता है कि वो अपने डिसीज़न्स ले सके। तो उसकी भलाई के लिए आप उनके जो भी रिलेटिव्स हैं या जो भी उनके ये कह सकते हैं रिश्तेदार हैं, वो उनके बिहाफ़ पे डिसीज़न लेके उनकी भलाई के लिए कर सकते हैं, क्योंकि अभी पेशेंट की मेंटल स्टेटस ऐसी नहीं है कि वो प्रॉपर्ली जज कर पाएँ कि उसके खुद के लिए क्या अच्छा है या क्या सही बुरा है। बात, बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड सर अब हम ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। आई थिंक इसको सुनने के बाद बहुत सारे पेशेंट्स आने चाहिए, यही पर्पस है हमारे इंटरव्यूज़ को करने का। अब हम चलते हैं सर, अगर मैं इसको अनट्रीटेड छोड़ देता हूँ बहुत समय के लिए, हाँ, क्योंकि होता है जी, अधिकतर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के साथ होता है और डिप्रेशन के साथ भी वही चीज़ होती है। जी। तो अनट्रीटेड छोड़ने के क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं किसी व्यक्ति को? देखिए, अनट्रीटेड छोड़ना, अगर डिप्रेशन को अनट्रीटेड छोड़ते हैं हम, है ना? अ, कई प्रकार के सिनेरियोज़ इवॉल्व होते हैं, ठीक है? एक तो पेशेंट कई बार अगर पेशेंट जो है वो माइल्ड टाइप के डिप्रेशन में रहता है, अनट्रीटेड छोड़ा हुआ है,
वो उस डिस्फंक्शन को झेलता रहता है, झेलता रहता है, झेलता रहता है, झेलता रहता है, एंड आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम मे बी चीज़ें फेवरेबली टर्न होती हैं, तो रेमिट कर जाता है, जिसको हम बोलते हैं ठीक हो जाता है, वापस नॉर्मल हो जाता है। बट एट द सेम टाइम अनट्रीटेड डिप्रेशन जो है ज़्यादातर केसेस में वर्सन होता जाता है, और धीरे-धीरे करके जो है वो पेशेंट के जो थॉट्स हैं वो और ज़्यादा ज़्यादा नेगेटिव या ज़्यादा गहरे डिप्रेसिव कॉग्निशंस आने लगते हैं, और उसको डिस्फंक्शन या जो हम कहते हैं कि उसकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें हैं वो और ज़्यादा डिप्रेशन की वजह से बढ़ने लगती हैं। और इसका असर ना सिर्फ़ उसको शारीरिक रूप से होता है, बल्कि मानसिक, सामाजिक, आर्थिक हर प्रकार से उसको इसका इफ़ेक्ट होता है डिप्रेशन का। साइकोटिक डिप्रेशन, जैसे मैंने बोला था, मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाना, वो भी अपने आप में गहरे डिप्रेशन का एक कॉम्प्लिकेशन। सुसाइड अपने आप में जो है एक बहुत बहुत बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन है। जिसके ऊपर मैं जितना एम्फेसिस इस कॉम्प्लिकेशन के ऊपर दूँ उतना कम है, क्योंकि इसके बारे में अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इस बात को मैं फिर से एम्फसाइज़ करना चाहूँगा, अगर आपके घर में कोई पेशेंट है जिसको डिप्रेशन है, और वो अगर कभी भी इस बारे में बात करता है या बोलता है या व्यक्त करता है कि मुझे जीने की इच्छा नहीं हो रही है या इससे अच्छा तो मैं मर जाऊँगा, इस बात को कभी भी हल्के में ना लें। बहुत बहुत इस प्रकार की बोली हुई बात को कभी भी हल्के में ना लें, क्योंकि जो बोलता है वही करता भी है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे। जो बोलता है वही करता भी है, और अगर कोई पेशेंट इस प्रकार की बात बोल रहा है, तो उसको कभी भी हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा कि ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, ऐसा करता रहता कुछ नहीं। तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। अगर ऐसा बोल रहा है, तो आपको तुरंत प्रोफ़ेशनल हेल्प सीक करने की ज़रूरत है, साइकियाट्रिस्ट से हेल्प कर लेने की ज़रूरत है। तो ये तो कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके अलावा शारीरिक बीमारियाँ जो हैं, कई प्रकार की डिप्रेशन की वजह से होती हैं, ठीक है? बढ़ती हैं, बेसिकली डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, ठीक है? इनडायरेक्टली जो है पेशेंट में तनाव रहेगा तो उसको कई प्रकार बाकी की जो शारीरिक प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाती हैं, ठीक है? अपना खुद का केयर नहीं करता है इंसान। नशा एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। जो लोग डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए या ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, वो नशा करना चालू करते हैं, और अल्टीमेटली नशा अपने आप में एक प्रॉब्लम उनके लिए बन जाता है। उनको लगता है कि नशा करने से उनको बेहतर महसूस होता है। थोड़ा फ़ील गुड जो रहता है, फ़ील गुड नहीं बोलेंगे, एक तरह से बोल सकते हैं कि नशा उनको नम कर देता है, नम उनके सेंसेस को नम कर देता है कुछ दिन, कुछ समय के लिए। समय अल्टीमेटली जब नशा उतरता है तो वो तो वहीं के वहीं रहते हैं, वहीं। और उसके लिए फिर जब वो और नशा करते हैं, फिर से उसी स्थिति में, नमनेस की स्थिति में पहुँचने के लिए, और अल्टीमेटली होता ये है कि धीरे-धीरे करके नशे की लत पड़ जाती है, और अल्टीमेटली डिप्रेशन का तो हो सकता है आगे ट्रीटमेंट हो जाए, नशा की लत जो है अपने आप में एक अलग प्रॉब्लम बन के खड़ी हो जाती है, ठीक है? जो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम कई मायनों में है, ठीक है? तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है डिप्रेशन का। सर हाउ दिस अफेक्ट द रिलेशनशिप? हाँ, मतलब बहुत बार देखा हुआ, अवेयर ही नहीं है लोग, जी, जी। तो इसका रिलेशनशिप्स पे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, अगर कोई भी पेशेंट डिप्रेशन का है, डिप्रेशन के पेशेंट जो है डिप्रेशन में होने की वजह से रिलेशनशिप्स के ऊपर इफ़ेक्ट भी पड़ता है। कॉम्प्लिकेशंस में जैसे मैंने बताया था, उसके नॉर्मल रिलेशनशिप्स में भी फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जैसे डिप्रेशन जो है एक स्लो इवॉल्विंग प्रोसेस है। जब वो स्लोली इवॉल्व करती है डिप्रेशन, तो इंसान के व्यवहार में भी धीरे-धीरे करके बदलाव आता है। आता है। जब उस इंसान के व्यवहार में धीरे-धीरे बदलाव आता है, तो जो उसके साथ वाले हैं, भले ही उसकी वाइफ़ हो, भले ही उसका हस्बैंड हो, भले ही जो दूसरे साथ में हैं माता-पिता, उनको उसके इस व्यवहार में आए हुए बदलाव को समझने में वक़्त लगता है, या कई बार नहीं समझ नहीं पाते समझ। हैं। तो उससे रिलेशनशिप्स में इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है? लोग जनरली इस प्रकार के व्यवहार में जो आए हुए बदलाव को नेगेटिवली लेते हैं, उसको पॉज़िटिवली नहीं लेते हैं। किसी भी प्रकार कोई पॉज़िटिव लेने वाली चीज़ तो है ही नहीं इसमें, लोग नेगेटिवली नेगेटिव लेते लेते हैं, हैं। और उसके लिए पेशेंट को जनरली ब्लेम करते हैं। तो रिलेशनशिप्स में खटपट तो आता ही और है ना? पता ही नहीं चलता है किसी बीमारी के कारण हो रहा है। ऑब्वियसली ना उनको पता जो ही नहीं रहता सफ़र है, कर रहा है उसको, ना उसके जो साथ ना है। उसके साथ वालों को। राइट। तो इससे रिलेशनशिप्स खराब होती हैं, ठीक है? और जब तक पता चलता है तब तक कई बार देर हो चुकी रहती है, ठीक है? तो
ये चीज़ें जो रहती हैं रिलेशनशिप्स के ऊपर नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती हैं। तो इसलिए जो है इनको एड्रेस करना, समय पर एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? और अवेयरनेस होना कि ये सब भी बीमारियाँ हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी ज़्यादा है। ज़रूरी है। क्योंकि जब अवेयरनेस ही नहीं है कि ये चीज़ बीमारी हो सकती है, तो आदमी उसको उसके लिए इलाज कैसे लेने जाएगा? जब जब ना पेशेंट अवेयर है कि ये मेरे को जो हो रहा है बीमारी हो सकती है, रिलेटिव्स भी अवेयर नहीं है। आप मानेंगे नहीं, हमारे पास पेशेंट आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, वो पेशेंट अच्छा खासा डिप्रेस्ड है और घर वाले बोलते हैं डॉक्टर साहब इसको तो नींद की गोली दे दो, सो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सो इट बिकम्स हमारे लिए इतना डॉन्टिंग टास्क हो जाता है उनको एक्सप्लेन करना कि नींद ना आना डिप्रेशन का एक सिम्पटम है और डिप्रेशन का कॉज नहीं है कि मैं नींद की गोलियां उसको खिला दूंगा, वो सो जाएगा 2 दिन तो उसका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। मेरे को उसका डिप्रेशन डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सो अवेयरनेस जो है होना इलनेस के बारे में, वो बहुत बड़ी चीज़ है और इसके लिए जो है बहुत वर्क करने की ज़रूरत है। पेशेंट्स को आप डब्ल्यूएचओ के स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लीजिए। ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़ के बाद अगर कोई बीमारी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रिवलेंट है या सबसे ज़्यादा डिस्फंक्शन कॉज़ करती है, सबसे ज़्यादा लॉस ऑफ मैन आवर्स वर्क करती है, तो वो डिप्रेशन है। माय गॉड! ठीक है? ये मैं नहीं बोलता, ये डब्ल्यूएचओ के स्टैटिस्टिक्स हैं, आप डब्ल्यूएचओ की साइट पे देख सकते हैं जाके। आप अगर फीमेल्स ऑफ द एज ऑफ 35 प्लस में डिप्रेशन जो है वो बहुत कॉमन है, ठीक है? ट्वाइस एज़ कॉमन एज़ मेल्स, ठीक है? तो ये बीमारियाँ इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट हैं और लोग इनके बारे में बात नहीं करना चाहते। लोग इनके बारे में जो अवेयर हैं, कई बार वो भी बात नहीं नहीं करना करना चाहते। प्रॉब्लम ये है, ठीक है ना? तो जैसे मैंने बोला द प्रोवर्बियल व्हाइट एलिफेंट इन द रूम भैया बात करो। जिसके बारे में कोई बात नहीं नहीं करना। कर तो सबसे बड़ी सो तकलीफ गॉड। ये है। सर ट्रीटमेंट को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया सारी चीज़ें, और अनट्रीट रह जाता है अगर डिप्रेशन तो उसके क्या नुकसान होंगे ये भी हमने बहुत डिटेल में देखा। एक चीज़ जो मुझे अभी तक समझ में आई कि हम में से हर कोई डिप्रेशन, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है, वो डिसऑर्डर के लिए प्रोन है हुँ, एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम। हुँ। कुछ लोग ठीक हो जाते हैं, कुछ लोगों का ये बढ़ जाता है, राइट? तो जब हर कोई प्रोन है उस स्थिति के लिए तो कुछ प्रिकॉशंस जो एक व्यक्ति डे टू डे लाइफ में ले हुँ। कि या तो हो ही नहीं, और अगर हो तो रिकवरी जल्दी हो जाए। बहुत अच्छा सवाल है आपका ये इट्स इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जब अगर आपको इन इलनेसेस से बचना है, तो आपको जो है अपना अपने खुद की जो एक जिसको बोलते हैं ना कि एक 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 थ्रेशोल्ड कि आप इस इन बीमारियों में ना जाएँ, उस थ्रेशोल्ड को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उस थ्रेशोल्ड को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? अ, देखिए क्या होता है कि हर किसी को ये नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस महसूस होते हैं, लेकिन हर कोई जो है वो बीमारी में नहीं चला जाता। 2 इंसानों को अगर हम कंपेयर करें, दोनों इंसानों को अगर सेम स्ट्रेस हम देते हैं, एक इंसान उस स्ट्रेस से मेबी बीमार हो जाता है, उसको कोई मानसिक बीमारी शुरू हो जाती है और दूसरे इंसान को सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस से उसको बीमारी नहीं शुरू होती है, उसको तनाव होता है, लेकिन बाद में वो नॉर्मल हो जाता है। तो उन दोनों में अंतर क्या है? अल्टीमेटली क्यों एक को बीमारी चालू हुई, क्यों दूसरे को बीमारी नहीं चालू हुई? तो जो अंतर जो रहता है कॉमनली ये रहता है, या तो जिस इंसान को बीमारी चालू हुई, उसमें तनाव झेलने की क्षमता में ही कमी थी पहले से, ठीक है? तो उसकी वजह से जहाँ तनाव आया, तो वो बीमारी में चला गया, ठीक है? तो दूसरे इंसान की तनाव झेलने की क्षमता ज़्यादा थी, ठीक है? तो अगर किसी इंसान की तनाव झेलने की क्षमता अगर कम है, तो अब वो क्या कर सकता है, ठीक है? या तो वो अपनी तनाव झेलने की क्षमता को बढ़ा ले, ठीक है? तो तनाव झेलने की क्षमता को बढ़ा सक कैसे कैसी तनाव झेलने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है?
या तो तनाव को कम करे, जीवन में या तो तनाव को कम करे या तनाव झेलने की अपनी क्षमता को बढ़ा ले। ठीक है, 2 चीज़ें कर सकते हैं हम, ठीक है? तो जीवन में तनाव को कम करना, ये हर समय संभव नहीं है क्योंकि तनाव एक एक्सटर्नल चीज़ है जो कि अपने हाथ में नहीं है, ठीक है? फिर भी हम बहुत कुछ मेबी कर सकते हैं अपनी हेल्दी लाइफ़स्टाइल वगैरह मेंटेन करके और कुछ चीज़ें करके हम अपने तनाव में जीवन में तनाव कम कर सकते हैं। लेकिन कई बार हम हर चीज़ें अपने हाथ में नहीं रहती क्योंकि तनाव जो है वो एक एक्सटर्नल चीज़ है, बाहर से आ रहा है। अपनी तनाव झेलने की क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है? जिससे कि हम वो तनाव जो है हमको बीमारी में ना फेंके। वो हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम अपने आप को मानसिक रूप से जिसको हम बोलते हैं सुदृढ़ करें। मानसिक रूप से सुदृढ़ कैसे करेंगे? उसके लिए होता है ज़रूरी कि हमारी अ, जो मानसिक स्वास्थ्य है, हम अपने मानसिक स्वास्थ्य पे वर्क करें। मानसिक स्वास्थ्य पे कैसे वर्क करेंगे? मानसिक स्वास्थ्य अच्छा कैसे रहता है? अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए हम क्या करें? ठीक है? अच्छा मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो कॉमन चीज़ें हैं, है ना? वही आपको करनी है। कोई आपको बहुत अलग से हट के चीज़ें तो नहीं करनी है। बड़ी सिंपल सी टाइम एंड टेस्टेड चीज़ें हैं जो कि प्रिस्क्राइब्ड हैं। ओके। ठीक है? एक डिक्टम जो मैं अपने हर पेशेंट को बोलता हूँ, वो ये है कि जो भी आप करें, वो चीज़ जो है आपके पसंद की होनी चाहिए, एक बात और वो चीज़ अनहेल्दी नहीं होनी चाहिए, दूसरी बात। ठीक है ना? ये नहीं कि डॉक्टर साहब मेरे को एक पैक लगाना जो है बड़ा अच्छा रिलैक्सिंग लगता लगता है। है, तो मैं तो रोज़ शाम को जो है ना एक पैक लेके बैठता हूँ, तो मैं एकदम रिलैक्स हो जाता हूँ, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, वो अनहेल्दी चीज़ है, ठीक है? अगर आपको योगा करना अच्छा लगता है, आप योगा करिए। आपको मेडिटेशन करना अच्छा लगता है, आप मेडिटेशन करिए। आपको कोई किताब पढ़ना अच्छा लगता है, आप किताब पढ़िए। आपको फ्रेंड्स के साथ गपशप मारना अच्छा लगता है, आप फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करिए। आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, फैमिली के साथ। आपको कोई पेट आपका है, आप उसको पेट को रखिए। आपको जिम जाना अच्छा लगता है, आप जिम जाइए। इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू लाइक। उस समय जिस समय आप ये एक्टिविटी कर रहे हो, उस समय यू शुड बी फीलिंग टोटली जिसको बोलते हैं रिलैक्स्ड, हैप्पी, इन ए हैप्पी स्टेट और उस समय आपके दिमाग में 10 प्रकार के टेंशन नहीं आने चाहिए कि आज मेरे को ऑफिस में ये काम बच गया, आज मेरे को ये करना है, आज मेरे को उसका फ़ोन आ रहा है ये, नो। दिन में आधे से 1 घंटा निकालिए अपने लिए। उस समय आप इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंडल्ज करिए जिसमें कि आप टोटली अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं और आप एन्जॉय करते हैं उनको करना। ये चीज़ें आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये चीज़ें एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी है। हेल्दी लाइफ़स्टाइल प्रैक्टिस करिए, स्वस्थ चीज़ें खाइए, ठीक है? रेगुलर एक्सरसाइज़ करिए। ये चीज़ें आपके अल्टीमेटली मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर पॉज़िटिव प्रभाव डालती हैं और जब आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपकी तनाव झेलने की क्षमता ऑटोमैटिकली बढ़ती है। जब तनाव आता है, आप तनाव झेलते हैं और आप बीमारी में नहीं जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी बहुत है। सर ये सुना है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो हम बड़ा अंडररेट कर देते हैं इन चीज़ों को। जी, लेकिन जी। आई थिंक अगर रेगुलर करते रहेंगे तो डेफ़िनेटली व्यक्ति अपने आप को इन बीमारियों से बचा के रखेगा। जी। एंड सर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इंटरव्यू, रोल ऑफ अ फैमिली मेंबर्स। ये पेशेंट अकेला ट्रीट नहीं कर सकता अपने आप को। बिल्कुल, तो क्या रोल है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है बिकॉज़ ऑफ अनअवेयरनेस, आई विल हाँ, नॉट ब्लेम कि फैमिली मेंबर्स गलत हैं, उनको भी नहीं पता नहीं है। पता। तो अननोइंगली एक नेगेटिव रोल में आ जाते हैं। हुँ, यस। तो एक्चुअल रोल क्या होना चाहिए किसी भी फैमिली मेंबर्स का उसके इन एंड अराउंड जो है? देखिए पेशेंट के साथ एम्पैथी रखिए, पेशेंट के साथ सिम्पैथी मत रखिए, ओके। ठीक? दोनों में अंतर समझिए। आप पेशेंट को समझिए, पेशेंट पर दया मत करिए। पेशेंट को आपकी दया की ज़रूरत नहीं है, वो खुद जान रहा है कि वो परेशानी में है। वो खुद इस स्थिति से निकलना चाहता है, वो खुद इस स्थिति में फँसा हुआ महसूस कर रहा है, वो एक दिन भी और डिप्रेस्ड महसूस नहीं करना चाहता, लेकिन वो किसी की दया नहीं चाह रहा है। आप उसको बोले अरे बेचारा तू ऐसा हो गया, तू वैसा हो गया, अरे इसके साथ क्या हो गया? ये तो बहुत अच्छा था पहले, अब कैसा हो गया? इस तरह की बातें उस पेशेंट को
और डिप्रेशन में ले जाती हैं। ये चीज़ें नहीं होती जो आप उसको बोले, वो खुद जान रहा है कि उसके साथ ऐसा हो मतलब रहा है। यहाँ पे सर, इसके पहले हमने जब बात करी जहाँ हम पेशेंट को ब्लेम कर रहे हैं जी, उस प्रॉब्लम के लिए, वो जी, तो गलत है ही है। वो तो है। बट सिंपैथी दिखाना भी गलत है, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं अच्छा मैं ऐसा करूँगा हाँ, तो शायद ये ठीक हो जाएगा। नहीं, ये उससे कैसे ठीक होगा? ओके। आप पेशेंट के साथ अगर आप एक्सेसिव सिम्पैथी दिखा रहे हैं, आप एम्पैथाइज़ करिए ना आप पेशेंट को। आप पेशेंट बोलिए हाँ, समझ रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि तुम बीमार हो, मैं समझता हूँ कि तुम डिप्रेशन में हो, ठीक है? मैं समझता हूँ तुम कोशिश कर रहे हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है ना? आप उसको सिर्फ़ इतना बोलिए, तुम अपनी बात मुझे बताना चाहते हो, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए यहाँ हूँ। तुमको क्या लग रहा है तुम मुझे बताओ, मैं सुनूँगा तुम्हारी बात। तुम मुझसे क्या हेल्प चाहते हो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कमज़ोर नहीं हो, मैं जानता हूँ कि तुम ऐसे नहीं हो, मैं जानता हूँ कि तुम एक बीमारी की वजह से ऐसे हो, ठीक है? आप उससे एम्पैथाइज़ कर रहे हैं। एम्पैथी जो है पेशेंट के को जल्दी इम्प्रूव कराती है, पेशेंट के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। सिम्पैथी है उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को किल और करती क्या है। करती है। अभी जिस पेशेंट का वैसे ही डिप्रेशन की वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है, आप उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस और कम कर रहे हैं। आपको उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो कम नहीं करना है। तो एम्पैथाइज़ करिए, सिम्पैथाइज़ मत करिए, ठीक है? ब्लेम तो बिल्कुल नहीं मैं करना कहता है, हूँ क्योंकि उसकी गलती तो है गलती है नहीं ही कि नहीं, वो सही बात डिप्रेशन है। में हो, तो एक बीमारी है, ठीक है? ये कुछ चीज़ें फैमिली मेंबर्स को याद रखनी है। एंड ट्रीटमेंट के लिए कई बार जैसे अपनी बात हुई थी, पेशेंट अगर अपने आप नहीं आ रहा है, तो रिकॉग्नाइज़ करें कि पेशेंट को इलाज की ज़रूरत है और पेशेंट को प्रोफेशनल हेल्प के लिए जितना जल्दी से जल्दी हो लेके आएँ। ये भी रिलेटिव्स की या फैमिली मेंबर्स की ज़िम्मेदारी है। उनको ये नहीं कहना चाहिए कि ये तो तैयार ही नहीं है इलाज के लिए, हम कैसे लेके जाएँ इसको? नहीं ऐसा नहीं, ठीक है? सर, ट्रीटमेंट से रिलेटेड एक चीज़ मैं उस टाइम आपसे पूछना भूल गया। कितना समय लग सकता है जी, ट्रीटमेंट के लिए? जी। 6 महीना, साल भर, कितना समय लग सकता है? देखिए पहले तो जो ट्रीटमेंट के एस्पेक्ट्स रहते हैं, ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगा क्योंकि जैसे मैं बार-बार बोल रहा हूँ, मैं जिस डिप्रेशन की बात कर रहा हूँ, वो एक मेडिकल एंटिटी है, एक मेडिकल बीमारी है। और जब हम एक बीमारी की बात करते हैं, तो हम ट्रीटमेंट जो है वो अ, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अब डिप्रेशन की जो मेडिकल ट्रीटमेंट क्योंकि जैसा मैंने बीच में बोला था, डिप्रेशन जो है दिमाग के अंदर आए हुए न्यूरोकेमिकल चेंजेस की वजह से होता है। क्लियर कट न्यूरोकेमिकल चेंजेस होते हैं डिप्रेशन में, वेल डेमोंस्ट्रेटेड है, साइंटिफिकली डेमोंस्ट्रेटेड चेंजेस हैं। इनके क्योर के लिए स्पेसिफिक दवाइयाँ हैं जिनको एंटी डिप्रेसेंट्स बोलते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स का कोर्स करना पड़ता है इनके लिए, ठीक? वो एंटी डिप्रेसेंट्स दिमाग के ऊपर असर करती हैं और आपके जो न्यूरोकेमिकल चेंजेस जो आए हैं, जो डिस्फंक्शंस हैं, न्यूरोकेमिकल बदलाव आ गए हैं, उन बदलावों को वापस से करेक्ट करती हैं और आपकी मूड स्टेट को ठीक करती हैं। इन एंटी डिप्रेसेंट्स का जनरल कोर्स जो एक रहता है, मैं आपको एक जनरल एक बता रहा हूँ समझाने के लिए, वो जनरली अराउंड 1 ईयर रहता है, अराउंड 1 ईयर। पेशेंट में इम्प्रूवमेंट्स दिखने में या शुरू होने में करीबन 15 से 20 दिन लगता है। उसमें शुरुआत हो जाती है इम्प्रूवमेंट की। अच्छा इम्प्रूवमेंट आने में करीबन 2 से 3 महीने का समय लगता है। 2 से 3 महीने में पेशेंट और उसके रिलेटिव्स दोनों महसूस करना चालू कर देते हैं कि पेशेंट अब नियरली बैक टू नॉर्मल हो गया है। लेकिन उसके बाद भी जो कोर्स रहता है डिप्रेशन का, जो पूरा एंटी डिप्रेसेंट का कोर्स कैसा रन करना पड़ता है, रहता वो है? नियरली 1 ईयर का रहता है। वो इसलिए क्योंकि हम एक डिप्रेसिव एपिसोड की लाइफ जो है, वो नियरली 9 मंथ्स टू 1 ईयर मानते हैं, 1 ईयर की मानते हैं। ओके। तो उतना कवरेज हम लोग जो है वो देते हैं और उसके बाद ही एंटी डिप्रेसेंट्स को बंद करते हैं। तो ये तो एक मेडिकल एस्पेक्ट हो सच हो गया। गया। सिर्फ मेडिकल एस्पेक्ट ही डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में नहीं, डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में इसके बाद साथ-साथ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को डील करना भी बहुत ज़रूरी है। जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसमें कई प्रकार की साइकोथेरेपीज़ हैं जो कि इन्वॉल्व्ड हैं, जो कि साथ में ही इंट्रोड्यूस की जाती है, डिपेंडिंग अपॉन इंटेंसिटी ऑफ डिप्रेशन। जिस पेशेंट की डिप्रेशन की इंटेंसिटी बहुत अत्यधिक है और अभी वो कोऑपरेट करने की स्थिति में नहीं है, उनमें शायद थोड़ा लेट चालू होती है और जिनमें कम इंटेंसिटी का डिप्रेशन होता है, उनमें जल्दी चालू हो जाती है साइकोथेरेपी।
बट साइकोथेरेपी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में, खासकर साइकोथेरेपी जैसे सीबीटी या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है। इस प्रकार के साइकोथेरेपी से पेशेंट को हेल्प की जाती है, उनके जो ऐसे इमोशंस हैं या ऐसी थॉट्स हैं जो कि नेगेटिव होती हैं, उनके थॉट प्रोसेस या सोचने का तरीका जो नेगेटिव होता है, उसको रिकॉग्नाइज़ करने में हेल्प करते हैं और उसको चेंज करने में, वो थॉट और वो जो पैटर्न्स रहते हैं उनको चेंज करने में हेल्प किया जाता है, जिससे कि वो डिप्रेशन से जल्दी बाहर आ सके और आगे फ्यूचर में जब भी ऐसी स्थितियाँ आती हैं, तो उनके सोचने का तरीका बदल जाए और वो फिर से वापस डिप्रेशन में ना जाए। तो सीबीटी और भी बाकी साइकोथेरेपीज़ वो बहुत इम्पोर्टेंट है और एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है डिप्रेशन के ट्रीटमेंट का। ये सब अमूमन जो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट है, अगर आप ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं तो अमूमन लोगों में 1 ईयर के आसपास चलता है। फिर हर पेशेंट अपने आप में अलग है, थोड़ा बहुत वेरिएशन तो हर पेशेंट में होता है। किसी में 8 महीने में बंद हो जाती है, किसी में 1.5 साल भी चलती है। रिकरेंट डिप्रेशन के पेशेंट्स में अलग क्राइटेरिया है, जिनको बार-बार डिप्रेशन होता है, उनमें अलग चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उनमें जो ट्रीटमेंट प्लान है वो अलग बनता है। बाइपोलर डिप्रेशन जो रहते हैं, उनमें ट्रीटमेंट अलग बनता है, उनके क्राइटेरियाज़ अलग हैं, उनमें ड्यूरेशन भी अलग रहता है। ये बहुत ज़रूरी था सर, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया और यहाँ मैं ऑडियंस को बोलना चाहूँगा, बीच में दवाइयाँ बिल्कुल भी बंद ना करें। अपने डॉक्टर जो जिनसे भी आप कंसल्ट कर रहे हैं, उन पे ट्रस्ट रखें और उनको फ़ॉलो करें। सर यहाँ पे एक और चीज़ जो सुनने में मेरे से काउंसलिंग सेशंस में आती है, सर दवाइयाँ कब बंद होंगी? जी हाँ। राइट? और बाहर भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं, वो पेशेंट्स को बोलते हैं मेरे पास ले आओ, मैं दवाइयाँ छुड़वा दूँगा। हुँ। क्या दवाइयाँ छुड़वाना मेरे ट्रीटमेंट का ऑब्जेक्टिव है? उन पेशेंट्स के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए मैं अपने हर पेशेंट को ये बोलता हूँ कि ट्रीटमेंट का ऑब्जेक्टिव हमारा है एक हेल्दी लाइफ़ वापस रीगेन करना, ठीक है? दवाइयाँ आपको उसके लिए हेल्प कर रही हैं, दवाइयाँ एक एसेंशियल पार्ट है ट्रीटमेंट का। वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करिए, मैं अपने हर पेशेंट को बोलता हूँ जो इस बारे में बात करते हैं कि हमारी दवाइयाँ कब बंद होंगी या क्यों नहीं बंद हो रही हैं, ऐसा कुछ। कई बार रिकरेंट डिप्रेशन के पेशेंट्स आते हैं जिनको ऑलरेडी जो है 5 या 6 बार डिप्रेशन हो चुका है। अगर मैं अपनी किसी भी किताब को उठा के देखूँ तो उनके केस में अब एंटी डिप्रेसेंट एक्चुअली लाइफ लॉन्ग चल रहा है। क्योंकि वो क्राइटेरियाज़ वही हैं, हम क्राइटेरियाज़ को फॉलो करेंगे, ठीक है? क्राइटेरिया के हिसाब से एंटी डिप्रेसेंट को लाइफ लॉन्ग चलना है। अब वो पेशेंट बोलता है हमारी दवाई कब बंद होगी? तो मैं उनको यही बोलता हूँ, यही समझाता हूँ कि आप वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करिए। वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या है? एक एंटी डिप्रेसेंट लाइफ लॉन्ग, उससे आपका जीवन पूरी तरह से स्वस्थ है। स्वस्थ रहे। आप अपने जीवन में मैं और कोई रिस्ट्रिक्शन आपको नहीं बोल रहा हूँ। बिल्कुल मैं भी ये नहीं बोल रहा हूँ ये मत खाओ, वो मत करो। सिर्फ़ एक ही चीज़ बोलता हूँ कि अपनी दवाई बराबर लीजिए, नशा मत करिए। करिए, दूसरी चीज़ मैं दूसरी चीज़ हमेशा नहीं बोलता हूँ बोलता। पेशेंट को, नशा मत करिए। दवाइयाँ अपना टाइम से लीजिए। एक गोली खाना कितना बड़ा बर्डन है और कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए। कुछ भी नहीं है। तो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर के लिए तो करते ही है आदमी। तो जब एक गोली खाने से आपका लाइफ़ पूरी जीवन भर आप स्वस्थ रहते हो और यही एक गोली आप बंद कर देते हो, तो हर साल या हर 2 साल में आप डिप्रेसिव एपिसोड में आते हो और उसके बाद आपको ठीक होने में 8 महीना लग जाता है। तो व्हाट इज़ बेटर? ये गोली खाना? तो ये चीज़ पेशेंट को और उनके रिलेटिव्स को समझानी पड़ती है। ठीक है? तो इसलिए जो है मेडिसिन्स बंद करना ये हमारा कभी गोल रहता नहीं है कि पेशेंट की को एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल वापस लौटाना, ये गोल रहता है। क्राइटेरियाज़ फ़ॉलो करते हैं हम, प्रोटोकॉल्स फ़ॉलो करते हैं। मेडिकल में प्रोटोकॉल्स का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। जो प्रोटोकॉल सेट हैं, हम उनको फ़ॉलो करते हैं। प्रोटोकॉल्स फ़ॉलो करते हुए दवाइयाँ बंद हो जाती हैं, वेल एंड गुड। अगर पेशेंट के इडियोसिंक्रेटिक या हर पेशेंट के एक अलग फैक्टर्स के हिसाब से हमें कुछ इंडिविजुअल वेरिएशन करना पड़ता है, तो वो हम करते हैं। जी, राइट, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस पूरी सीरीज़ को बनाने का, कि सही अवेयरनेस पहुँचे, सही व्यक्ति तक पहुँचे और इसका इस्तेमाल करके टाइमली ट्रीटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जी। उसमें पुराने इंटरव्यूज़ ने बहुत मदद करी एंड आई थिंक डिप्रेशन ये एपिसोड भी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मैं यहाँ ऑडियंस से बोलना चाहूँगा
कि इसको सिर्फ अपने अपने पास तक ना रखें। देखें, अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज है आज मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के साथ कि इसकी अवेयरनेस नहीं है। तो प्लीज़ हेल्प करिए मेरे इस मिशन में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे और लोगों को टाइमली ट्रीटमेंट मिले। थैंक यू। थैंक यू सो मच।